Hello guys, how are you? I hope you all will be doing great. To feel you more great, आज मैं एक मज़ेदार टॉपिक के साथ नई लेक्चर की वीडियो लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो इस टॉपिक के हवाले से आपकी जितनी भी कन्फ्यूज़न होगी वो दूर हो जाएगी। सही है जी। टॉपिक आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि टॉपिक है क्या। अब इस टॉपिक के हवाले से बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को, स्पेशली व्हेन दे सिट इन एग्जाम, और इस तरह के MCQs आते हैं कि उनको अलग करना पड़ता है पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर फ्रेज वगैरह। तो फिर उनको मुश्किल होता है कि अब इसमें फ्रेज क्या है, कौन सा वाला फ्रेज है और ये फ्रेज की कौन सी टाइप है। तो ये वीडियो आपकी इस वाली कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाली है। वीडियो में हमारे साथ इन तक आपने जुड़े रहना है, सही, क्योंकि इन तक ही ज़बरदस्त मवाद जो है मैं बयान करूँगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सा रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। शेयर भी करें, इसको कमेंट भी करें और लाइक भी क्या करें। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फ्रेजेस। फ्रेजेस इंग्लिश सेंटेंस का एक हिस्सा होते हैं। हम जब सेंटेंस बनाते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें फ्रेज और क्लास का यूज करते हैं। और फ्रेज क्या है, क्लास के हवाले से अलग वीडियो आएगी। फ्रेज का आज हम जानेंगे। फ्रेज होता क्या है, व्हाट इज फ्रेज। सबसे पहले ये स्टूडेंट को डिस्टर्ब करता है कि फ्रेज और वर्ड होती क्या है, व्हाट इज वर्ड एंड व्हाट इज फ्रेज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो फ्रेज के हवाले से भैया आज आप देख लें। फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ये अल्फाज का ही ग्रुप होता है, अल्फाज का मजमुआ होता है। 2, 3, 4 वर्ड्स मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। दूसरा फ्रेज का जो फंक्शन है वो क्या है, वो देखें, कन्वेज इनकम्प्लीट मैसेज। इनकम्प्लीट, अनलाइक सेंटेंस। एक सेंटेंस जो होता है वो आपको कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन फ्रेज जो होता है वो आपको नामुकम्मल मैसेज देता है, नामुकम्मल सेंस देता है। सेंस होता है बट इनकम्प्लीट होता है। वो सेंटेंस के अंदर जब आप इस फ्रेज को लगाओगे तब वो सेंस जो है वो क्लियर कर देता है। सही है जी। तीसरा जो इनका फंक्शन है, तीसरी जो आप इनकी रिकॉग्निशन करेंगे वो ये है कि इनमें वर्ब नहीं होता, नो फाइनाइट वर्ब। यानी फाइनाइट वर्ब मतलब मेन वर्ब जो होता है, और ना इनकी कोई सब्जेक्ट होती है। समझ में आ रही बात। सब्जेक्ट और वर्ब आपके साथ क्लास में होते हैं। एक लंबा सेंटेंस है वो क्लास और फ्रेज से ही बना होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूं ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये एक जुमला है। ही इज प्लेइंग, यहां तक जुमला आपके साथ आपका क्या हो गया, क्लास। इन द ग्राउंड जो है ये आपके साथ हो गया फ्रेज। दोनों मिलके आपको एक कंप्लीट सेंस देंगे। क्लास भी एक सिंपल सेंटेंस ही होता है, वो सेंस देता है बट उसी तरह डिटेल में नहीं देता जिस तरह एक सेंटेंस देता है। और इन द ग्राउंड अगर आप अलग यूज करें, अकेले यूज करें कि इन द ग्राउंड, सेंस तो दे रहा है कि ग्राउंड में, लेकिन क्या ग्राउंड में क्या है, कंप्लीट मैसेज कन्वे नहीं कर रहा। इसीलिए मैंने यहां लिखा है कि कन्वेज इनकम्प्लीट मैसेज। ये फ्रेज की 3 तरह के फंक्शन ये फ्रेज जो है हमें देता है कि एक तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इनकम्प्लीट मैसेज देता है, और इसमें वर्ब और सब्जेक्ट जो है वो नहीं होती। चलिए एक मिसाल से सीखते हैं। एग्जांपल में हमारे साथ है, he submitted the paper at the last moment। he submitted the paper, उसने पर्चा जमा किया, पेपर जमा किया, at the last moment, आखिरी वक्त में। अब यहां से अगर आप देखिए, ये ही जो है ये तो आपके साथ सब्जेक्ट है। सही है जी। सबमिटेड आपके साथ मेन वर्ब है, तो ये तो फ्रेज नहीं है, बिकॉज अभी मैंने फ्रेज में पढ़ा कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। द पेपर ये आपके साथ एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां तक सेंटेंस का पार्ट इज नॉट अ फ्रेज। सही है। अब फ्रेज की जो हमने ऊपर 3 पॉइंट पढ़े उसके मुताबिक एट द लास्ट मोमेंट, ये वाला जो है ये आपके साथ फ्रेज हो गया। अब इसको अगर आप अलग यूज करो, एट द लास्ट मोमेंट, आखिरी वक्त में, आखिरी वक्त में क्या अलग इसका यूज करोगे तो इनकम्प्लीट मैसेज ही आएगा। एट द लास्ट मोमेंट इस जुमले के अंदर आपका फ्रेज है जो कि 4 लफ्जों से बना है। एट द लास्ट मोमेंट। सही है जी। ऊपर पहले जो था वो क्लास था, यू कैन से इट्स अ सेंटेंस, बट इस फ्रेज के साथ मिलके एक पूरा मैसेज जो है वो आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं।
शी लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय। उसने खुदा हाफिज कहे बगैर वो चली गई। वो खुदा हाफिज कहे बगैर चली गई, गुड बाय कहे बगैर चली गई। अब यहां पे आप देखिए ये आपके साथ है सब्जेक्ट जो शी है, ये मेन वर्ब है, लेफ्ट वो चली गई, विदाउट सेइंग गुड बाय। यहां तक ये जो अल्फाज का एक ग्रुप है ये आपके साथ है फ्रेज। विदाउट सेइंग गुड बाय अगर आप अलग यूज करोगे तो इट विल गिव यू इनकम्प्लीट सेंस, but if you will use it with the other part of the sentence, that is class, then this sentence will give you a complete sense. That's why I told you that phrase always convey an incomplete message. I hope कि आपको यहां तक तो समझ आया होगा। अब फ्रेज के टाइप्स हैं, काइंड्स हैं। एक जुमले के अंदर एक तरह का फ्रेज नहीं होता कि आपने फॉर एग्जांपल एंड में देखा एट द लास्ट मोमेंट विदाउट सेइंग गुड बाय। फ्रेज की भी अपने काइंड्स है, जिस तरह हमारे साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है। इसी तरह फ्रेजेस भी नाउन फ्रेज हो सकता है, एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है, वर्बियल फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे पहले हमारे साथ आ रहा है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का मतलब ये है कि ये तो पहला इसका जो हेड वर्ड होगा वो नाउन होगा, उसके बाद दूसरे अल्फाज होंगे जो नाउन की तरह काम करेंगे और नाउन को मॉडिफाई करेंगे, यानी नाउन प्लस अदर वर्ड्स यानी मॉडिफायर होंगे। डिटेल में हम नाउन फ्रेज डिस्कस करेंगे, यहां पे शॉर्टली समझाता हूं। एडजेक्टिव फ्रेज हेड वर्ड एडजेक्टिव होगा, वर्ड जो होगा और दूसरे अल्फाज इसके साथ बतौर एडजेक्टिव काम करेंगे। एडवर्ब फ्रेज हेड वर्ब आपके साथ एडवर्ब होगा, और भी अल्फाज होंगे जो कि एडवर्ब की हेल्प करेंगे वर्ब को मॉडिफाई करने में। गॉट इट? अच्छा, एक और है प्रीपोजिशनल फ्रेज। यू कैन सी हियर प्रीपोजिशनल फ्रेज एंड आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल। So prepositional phrase, preposition का क्या काम होता है? It's a linking word which link noun or pronoun with the other part of the sentence. So here prepositional phrase will also act as a single preposition. यानी एक तो इसमें preposition होता है, उसके साथ दूसरे अल्फाज होते हैं जो कि preposition की हेल्प करते हैं जुमले को और भी मॉडिफाई करने में। इसी तरह एक वर्ब फ्रेज भी है, वर्ब होगा हेड वर्ड, आगे अल्फाज होंगे वो भी वर्ब के साथ होंगे। गॉट इट? तो चलिए ये तो 5 टाइप हो गए वर्ब फ्रेज के, सॉरी फ्रेजेस के। अब हम नाउन फ्रेज जो है अलग से डिस्कस करते हैं। नाउन फ्रेज जो है ये क्या करता है? इट इज नाउन, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है। It's not important that if it is a noun phrase, it will always come in subject. No, ये object में भी आ सकता है। मिसाल नाउन के साथ other words जो कि modifiers होते हैं। My friend always uses a fountain pen. मेरा दोस्त हमेशा एक fountain pen का इस्तेमाल करता है। Here you can see pen is noun. ये जो pen है ये noun है और पेन को और मॉडिफाई करने के लिए एक लफ्ज यूज हुआ है अ फाउंटेन, जो कि पेन की एक टाइप है। तो अ फाउंटेन पेन जो है यहां पे ये पूरा एक नाउन फ्रेज हो गया। गॉट इट? दूसरा एग्जांपल देखिए, प्लेइंग हॉकी इज माय हॉबी। मैं ऑलरेडी इस तरह के वर्ड जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल हो और वो सब्जेक्ट की जगह यूज हो, जिसको हम जेरंड कहेंगे, जेरंड नाउन कहेंगे, इसके ऊपर मेरे अलग से लेक्चर मौजूद है चैनल पे। काइंडली आप पहले उसको देखिए कि जेरंड होता क्या है और जेरंड का फंक्शन क्या है, तब जाकर आप ये नाउन फ्रेज जेरंड फ्रेज जो है इसको समझ पाएंगे। प्लेइंग हॉकी इज माय हॉबी, हॉकी खेलना मेरा मशगला है। अब यहाँ पे हॉकी नाउन है और इसके साथ इस्तेमाल होने वाला ये लफ्ज प्लेइंग हॉकी, ये आपके साथ जेरंड फ्रेज, जो कि जेरंड भी एक नाउन होता है। यू कैन यूज जेरंड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ये भी एक नाउन फ्रेज ही हुआ, क्योंकि उस लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो जेरंड को हम नाउन की जगह ही इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, दिस कार इज माइन, ये कार मेरा है। कार आपके साथ हो गया भाई नाउन, और कार को और मॉडिफाई करने वाला ये लफ्ज जो कि ग्रुप ऑफ टू लफ्ज
जो है ये बन गया दिस कार। तो ये दिस कार आपके साथ हो गया जी नाउन फ्रेज। तो जब भी नाउन के साथ और अल्फाज आएंगे और उसी नाउन की तरह ही काम करेंगे और नाउन को पर्टिकुलराइज करेंगे, वो होगा आपके साथ नाउन फ्रेज। बढ़ते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ। एडजेक्टिव फ्रेज अगर हम देखें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज एडजेक्टिव, यानी ये अल्फाज का ग्रुप होता है जो बतौर एडजेक्टिव ही काम करता है। एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट एडजेक्टिव कि एडजेक्टिव होता क्या है। दे मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। एडजेक्टिव की भी वीडियो मौजूद है, उसको पहले अलग से देखें, तब जाकर ये फ्रेजेस की समझ आएगी। एडजेक्टिव ग्रुप ऑफ वर्ड्स से एडजेक्टिव फ्रेज बना होता है जो कि काम करता है नाउन को मॉडिफाई करने का या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का। यानी इसका हेड वर्ड जो होगा वो एडजेक्टिव होगा, आगे और अल्फाज होंगे जो एडजेक्टिव के साथ लगे होंगे और बतौर सिंगल एडजेक्टिव का रोल अदा करेंगे। लेट्स सी एग्जांपल। माय एल्डर ब्रदर इज वेरी टैलेंटेड। मेरा बड़ा भाई बहुत टैलेंटेड है, लायक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टैलेंटेड। टैलेंटेड क्या है? टैलेंटेड एक एडजेक्टिव है, इसके साथ एक और लफ्ज यूज हो चुका है जो कि आप एडवर्ब कह लेते हैं। एडवर्ब क्यों? क्योंकि एडवर्ब का काम भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना होता है। सो एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। मेरा बड़ा भाई बहुत टैलेंटेड है, वेरी टैलेंटेड इज एडजेक्टिव फ्रेज। He is a man of great nobility, of great nobility, यानी वो शख्स अजीम, जो नोबिलिटी जिसमें हम किसी कबीले की या किसी शख्सियत की आलापन की बात करते हैं कि आलापन का जो है शराफत से भरपूर उसूलों का जो है आदमी है। तो ये ऑफ ग्रेट नोबिलिटी एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये इस मेन के लिए यूज हुआ है। तो ये पूरा ऑफ ग्रेट नोबिलिटी एडजेक्टिव फ्रेज है। A boy with long hair came here, यानी एक लड़का जिसके लंबे बाल थे यहाँ आया। अब ये with long hair, ये तीन अल्फाज आपस में मिलकर मॉडिफाई कर रहे हैं इस बॉय को, जो कि तीनों का काम एज एडजेक्टिव हो रहा है। यानी ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, बट 3 वर्ड्स है तो इसलिए ये with long hair एडजेक्टिव फ्रेज है। यानी बात, a boy with long hair came here, लंबे बालों वाला लड़का यहाँ आया। came here with long hair ये आपके साथ एडजेक्टिव फ्रेज है। आई होप यहां तक समझ आई। अभी हम एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात करेंगे। एडवर्ब फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज एडवर्ब, यानी अल्फाज का मजमुआ जो एक एडवर्ब के तौर पर ही काम करता है, जो कि मॉडिफायर्स ऑफ वर्ब है। एक एडवर्ब का काम क्या है? ये या तो वर्ब को मॉडिफाई करता है या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब की भी अलग वीडियो मौजूद है चैनल पे, आप देख सकते हैं। या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। एक एडवर्ब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो या वर्ब को मॉडिफाई करे यानी वर्ब के हवाले से इंफॉर्मेशन दे, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे यानी उसके हवाले से इंफॉर्मेशन दे, या दूसरे एडवर्ब के हवाले से इंफॉर्मेशन दे, वो होता है एडवर्ब। अब जब 2-3 अल्फाज मिलकर मॉडिफिकेशन का काम करते हैं किसी वर्ब या एडजेक्टिव का, वो कहलाता है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब होगा और दूसरे अल्फाज भी होंगे जो कि इसके साथ मिलकर मॉडिफिकेशन का काम करेंगे। लेट्स सी एग्जांपल। They ran really fast. फास्ट क्या है? एडवर्ब है। वो तेज भागे, वो बहुत तेज भागे। भागना आपके साथ ये वर्ब है, इसको मॉडिफाई किया है फास्ट ने, यानी तेज भागे। रियली ने फिर से फास्ट को मॉडिफाई किया है, वो बहुत तेज भागे। सो ये जो रियली फास्ट है ये आपके साथ हो गया, यानी डबल एडवर्ब यूज हुआ है, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। एक और जुमला, he drank the milk much quicker. उसने दूध शेक जो था, दूध जो था बहुत तेजी से पी लिया। अब यहाँ पे ड्रिंक जो है ये आपके साथ वर्ब है, इसको मॉडिफाई करने वाले 2 अल्फाज आपके साथ ये मच क्विकर। किस तरह? पीना, यानी पीना, तेज तेज पीना। अब ये मच क्विकर 2 आपके साथ एडवर्ब है, सो इन दोनों को इकट्ठा एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। लेट्स सी। He lived in Pakistan once upon a time. वो एक दफा पाकिस्तान में रहता था। अब यहाँ पे वर्ब क्या है?
lived है। lived को modify करने वाले दो तीन अल्फाज क्या है? once upon a time है। so here in this sentence we got an 8-word phrase once upon a time which is a group of few words, जो चंद अल्फाज का एक ग्रुप है और इकट्ठा तौर पर इस lived को modify करना है। so verb को modify करने वाले वो दो तीन अल्फाज adverbial या adverb phrase कहलाते हैं। got it? आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशन आपको पता है एक लिंकिंग वर्ड है जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है और ये नाउन प्रोनाउन के आगे यूज होता है और नाउन को दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ मिलाता है। ही गोज टू स्कूल, ही गोज वो जाता है, स्कूल लास्ट में लगा है, नाउन है। स्कूल को मिलाने वाला दूसरे जुमले के साथ ही गोज के साथ कौन सा लफ्ज है? टू है। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। टू ने मिलाया स्कूल को ही गोज के साथ और स्कूल के सामने टू यूज हुआ। सो ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया जो आपके साथ टू है। अब यहाँ पे जब दो या दो से ज्यादा ऐसे अल्फाज जो प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल हो जाए, जिनका हेड वर्ड प्रीपोजिशन होगा, आगे और अल्फाज होंगे, वो होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये हमें इन्फॉर्म करता है टाइम के हवाले से, लोकेशन के हवाले से, पोजीशन के हवाले से, कंडीशन के हवाले से। One or group of words act as preposition, give information about preposition। सही है जी, ये इनकी डेफिनेशन हो गई। preposition के साथ दूसरे अल्फाज होंगे। चलिए मिसाल से समझते हैं। He is sleeping on the carpet। On the carpet, you can see he is sleeping। वो सो रहा है। कहाँ सो रहा है? On the carpet। The carpet ये जो आपके साथ नाउन फ्रेज है, यानी नाउन या नाउन फ्रेज को जोड़ने वाला, मिलाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है on, वो जो कि एक प्रीपोजिशन है। और ये ऑन द कारपेट मुकम्मल तौर पर आपके साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ऑन द कारपेट, इन द स्कूल, विद माय फ्रेंड्स, विद माय फादर। ये जितने भी प्रीपोजिशन के बाद आप इस्तेमाल करते हैं आपके नाउन फ्रेज भैया, ये होते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। सो यू कैन सी दैट प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो बनता है एक प्रीपोजिशन और दूसरा नाउन फ्रेज से। प्रीपोजिशन नाउन फ्रेज मिला के प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है। एक और जुमला देखते हैं। He always speak in loud voice। वो हमेशा बुलंद आवाज में जो है बोलता है। सो यहाँ पे he always speak, speak क्या है? बोलना। always speak, always क्या है? एडवर्ब है। He always speak, वो बोलता है in loud voice। in आपके साथ प्रीपोजिशन, उसके साथ दूसरे दीगर अल्फाज, loud voice जो कि नाउन फ्रेज है। तो ये इकट्ठा मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। प्रीपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज इज इक्वल टू प्रीपोजिशनल फ्रेज भैया। चलिए जी एक और एग्जांपल देखते हैं। His pet dog was sleeping outside the house। उसका पालतू कुत्ता घर के बाहर सो रहा था। आउटसाइड यहाँ पे प्रीपोजिशन है, यानी ये कुत्ते की लोकेशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कहां सो रहा था। मैंने बोला कि नाउन की इंफॉर्मेशन जब देता है एक जुमले में वो होता है प्रीपोजिशन। सो आउटसाइड इज अ प्रीपोजिशन व्हिच इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉग लोकेशन। कहां? आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर। हिज पेट डॉग वाज स्लीपिंग आउटसाइड द होम। ये आउटसाइड द हाउस, ये पूरा तीन अल्फाज का ये ग्रुप प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। His pet dog was sleeping outside the house। उसका पालतू कुत्ता घर के बाहर सो रहा था। Outside the house is prepositional phrase here in this sentence। Get it? मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट वर्ब फ्रेज के हवाले से बात करते हैं। अब वर्ब क्या है? जो शो करता है आपके एक्शन और स्टेट को, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और सब्जेक्ट का स्टेट क्या है, वो होता है वर्ब। वर्ब के हवाले से आप जानते हैं I have already uploaded many videos about verb। अब वर्ब क्या है? वर्ब फ्रेज क्या है या वर्बियल फ्रेज? ग्रुप ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस। एक जुमले के अंदर आपके साथ एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। ये हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब भी हो सकता है। अब मेन वर्ब का काम क्या है कि वो आपको बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? वो आपको ये बता रहा है कि सब्जेक्ट कब ये काम कर रहा है, जमाना बताता है, टेंस बताता है आपका क्या? हेल्पिंग वर्ब। सो टुगेदर व्हेन वी यूज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब वी विल गेट वर्बियल फ्रेज। कैसे? एग्जांपल से सीखते हैं। She has finished her work। वो अपना काम खत्म कर चुकी है। एक लड़की है, उसने अपना काम खत्म किया हुआ है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है has, मेन वर्ब है finished। इकट्ठा ये has
फिनिश जो है ये आपके साथ क्या है भैया, ये वर्बियल फ्रेज है। is finished, helping verb plus main verb will make our adverbial phrase. Let's see another example. You should study for exam. भैया ये जो शुड है मॉडल वर्ब है, सजेशन के लिए यूज करते हैं। ऑलरेडी शुड के हवाले से एक डिटेल वीडियो मौजूद है, जाके देख ले। You should study for exam. आपको एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। शुड मॉडल वर्ब हुआ, स्टडी मेन वर्ब हुआ, इकट्ठा मिलकर क्या बनाते हैं, वर्बियल फ्रेज ही तो बनाते हैं। जैसे मैंने बोला कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है जी, एक और क्लास एग्जांपल देखते हैं। They have been waiting for 2 hours. वो 2 घंटों से इंतजार कर रहे हैं। किसी को इंतजार मत कराइए, इंतजार इज वेरी बैड थिंग। ठीक है जी, तो वो 2 घंटों से इंतजार कर रहे हैं। कौन सा टेंस है? टेंस अगर याद है, मैंने ऑलरेडी टेंसेस की वीडियो भी अपलोड की है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। हैव बीन वेटिंग। भैया 3 अल्फाज का ये जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है, हैव बीन वेटिंग, इंतजार करता रहा है। सही है जी, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से। तो 1 घंटे से भी किसी को वेट ना करा, और ये बंदा 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा है। तो ये जो हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स है, ये आपके साथ क्या है, ये आपके साथ है वर्बियल फ्रेज। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू एडवर्बियल फ्रेज। करेक्ट। बाकी जो जुमला आप देख रहे, अब मुझे आप बताएं फॉर 2 आवर्स क्या है। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे मस्त बताना है कि चलो भैया ये सब्जेक्ट हुआ, हैव बीन वेटिंग ये एडवर्ब, ये वर्बियल फ्रेज हुआ। फॉर 2 आवर्स क्या है, आई विल बी वेटिंग इन कमेंट सेक्शन फॉर यू ऑल ऑफ यू। आप मुझे बताएंगे कि फॉर 2 आवर्स इस सेंटेंस के अंदर कौन सा फ्रेज है। तो ये था भैया फ्रेजेस के बारे में एक तफसीली टॉक। आई होप कि ये सारी चीजें जो है जब आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे, यू विल गेट इट, योर concept will be cleared, and I request you to watch this video many times because it will help you to learn a lot about phrases. ठीक है जी, if you like the video then please share it, subscribe my channel and share the video और comment must करें ताकि it will give me potential and I will happily upload many videos about English grammar like this. ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।